डिटेल दे दो भाई साहब जो भी है। स्पीकर जी इसका भी जवाब देते हैं बिल्कुल। थोड़ी सी जानकारी मामला बता दो क्या सवाल आप लोगों को लेंगे। मित्रों सबसे पहले आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। ये जिस विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं इसे करनाल का सबसे बड़ा भूमि घोटाला कहूँगा, जिसमें लैंड माफिया इन्वॉल्व है, जिसमें जो मेरी जानकारी है, नाम जल्दी सामने आ जाएंगे। आज की डेट में मैं नाम किसी का नहीं ले सकता। इसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है और कुछ ना कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, जिन तक जो है उनका हिस्सा पत्ती पहुंचाया गया है, जिसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। ये करनाल का सबसे बड़ा लैंड घोटाला है, जिसकी जानकारी जो है हम आपको पूरी तथ्यों सहित देंगे। आप सभी जानते हैं और मीडिया ने कई बार इस आवाज को पहले उठाया भी है। दुकानदार साथी जब भी परेशान हुए, आप लोग गए और आप लोगों ने दुकानदारों के नजरिए से इस मुद्दे को, और जो रेवेन्यू का लॉस हुआ इस मुद्दे को पहले भी आप लोगों ने अपने चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने उठाया है। लेकिन मैं इसके पूरे पॉइंट्स जो है वो आपके साथ रूबरू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि जब ये स्कूल बनाया गया, मेलाराम बर्ग जी थे, उनको मैनेजर बनाया गया, बाकी एक पूरी कमेटी बनाई गई। उस समय जो पहला रेजुलेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है इस सोसाइटी की, उसके अंदर ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन होगा, जो डीएवी स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी है, उसका जो चेयरमैन होगा वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ये है कि उस पद पर कोई भी आ जाए व्यक्ति, जो व्यक्ति आता रहेगा वो इसका ऑटोमेटिकली मेंबर बनता रहेगा। तो जब मेलाराम बर्ग जी और उस समय के जो पदाधिकारी थे जो इस सोसाइटी के, उनकी डेथ हो गई, बचे ही कोई नहीं, तो मेलाराम जी के जो बेटे हैं उन्होंने इसको अपने हाथ में लेने के लिए 2-3 मेंबर परिवार के ही डाल के, 5 मेंबर उन्होंने शुरू में अपने परिवार के डाले, जबकि इस सोसाइटी का रेजुलेशन कहता है कि 12 से 17 मेंबर होने जरूरी हैं। अगर इससे मेंबर कम होते हैं तो ये सोसाइटी बंद हो जाएगी। तो एज पर रूल तो जब वो 12 से मेंबर कम आ गए तो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर चलो मान लिया कि आप उसको रिनोवेट करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, तो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन है, जो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है, उसको ना तो मीटिंग का नोटिस आपने भेजा, ना उसको मीटिंग में कॉल किया, ना उसकी कोई कंसेंट ली गई। सोसाइटी एक्ट जो है वो ये क्लियर कहता है कि अगर सोसाइटी के एक भी मेंबर को, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी का मेंबर है, उसको मीटिंग के लिए कॉल नहीं की गई, उसको मीटिंग का नोटिस नहीं दिया गया, उसको नहीं बुलाया गया, वो अकेला मेंबर जो है कॉम्पिटेंट है उस पूरी मीटिंग को जो है उसको नल एंड वाइड करवाने के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन था वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर था। तो जब आप लोगों ने एक प्लानिंग बना ली कि हमने अपने परिवार के मेंबर डालकर इस मामले को, स्कूल को बंद करवा के खुर्द-बुर्द करना है, तो आपने डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को क्यों नहीं बुलाया? वहीं से आपकी जो एक मंशा है, जो आपकी एक बैड विल है, वो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं जो है वो सामने नजर आती है कि आप लोगों का मसला को जो है वो इसको चलाना नहीं था, मसला जो था इसको बंद करके इस पूरी जमीन को खुर्द-बुर्द करना था। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो पहला पॉइंट तो बड़ा क्लियर है कि ये इन्होंने जो भी रेजुलेशन पास किए, इन्होंने स्कूल बंद करने के रेजुलेशन पास किए कि स्कूल नहीं चल रहा, हम स्कूल को बंद करेंगे, और वो रेजुलेशन पास करके शिक्षा बोर्ड को लिख दिया स्कूल को बंद करने के लिए, डीएफिलेट करने के लिए, स्टाफ को निकाल दिया। तो जो कमेटी एज पर सोसाइटी एक्ट एम्पावर्ड ही नहीं है ये करने के लिए, उसको पावर नहीं है कि वो ये करे, तो उसके जितने भी फैसले लिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड हो जाते हैं। तो चाहे वो स्कूल बंद करने का निर्णय हो, चाहे वो स्टाफ को निकालने का निर्णय हो, चाहे उसके बाद उस स्कूल की प्रॉपर्टी को बेचने का निर्णय हो, वो केवल एक ही आधार पर नल एंड वाइड होने के लिए काफी है कि स्कूल जो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन है उसको मीटिंग में कॉल नहीं किया गया, उसको मीटिंग में नहीं बुलाया गया। पहला पॉइंट। दूसरा जो है, स्वयं रविंद्र नाथ ने 16/9/2010 को रजिस्ट्रार को एक शपथ पत्र दिया है। जब नई कमेटी को बनाया गया, एक शपथ पत्र दिया। उस शपथ पत्र में वो लिखते हैं कि सोसाइटी दयानंद मॉडल हाई स्कूल सोसाइटी जायदाद को ना तो बेच सकती है, ना ही डिस्पोज कर सकती है, ना ही कोई सदस्य सोसाइटी से वित्तीय लाभ ले सकता है। जबकि वित्तीय लाभ लेने वाले कौन हैं? वही लोग जो सोसाइटी के मेंबर हैं, रविंद्र नाथ और उनके परिवार के लोग, वही लोग वित्तीय लाभ ले रहे हैं बेचकर, वही लोग इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। तो जो आपने एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने एक विल पेश की, क्योंकि नॉर्मली जो था कि जब स्कूल की प्रॉपर्टी है तो जो स्कूल मैनेजमेंट चला रही है वो स्कूल, उसकी मैनेजमेंट की ही प्रॉपर्टी, वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है। अब सोसाइटी की प्रॉपर्टी को अपनी कैसे साबित करें?
इन्होंने अपनी साबित करने के लिए एक विल जो है वो मेलाराम वर्क जी की दिखा दी। वो विल कहीं रजिस्टर्ड विल नहीं है, वो केवल एक जो उनका लेटर हेड था मेलाराम वर्क जी का, उसके ऊपर जो है ये विल बनाई हुई है और इसमें बहुत सी चीज़ें बाद में भी कुछ लाइनें ऐड की गई हैं। तो अगर इस विल की बात करें, ये विल उनके परिवार द्वारा पेश की गई है, जिसमें उन्होंने ये एक लाइन लिख दी कि अगर स्कूल कल को बंद होता है तो ये जायदाद जो है वो मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी। वो केवल इस लाइन का लाभ उठाकर उन्होंने जो है आगे अपने नाम करवाकर आगे फर्दर रजिस्ट्री करवाने का काम किया। लेकिन इसी विल में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है मेलाराम जी ने कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों के नाम हो जाएगी और वो आर्य समाज के लिए यूज करेंगे, जिससे मुझे बहुत प्यार है। यानी वो इसे कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं बेच सकते। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये विल जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन। लेकिन अगर हम उन्हीं के द्वारा, उनके परिवार द्वारा पेश की हुई विल को सही भी मान लें, तब भी विल के मुताबिक काम यहाँ सिर्फ आर्य समाज का हो सकता है। वो आर्य समाज करे, वो सोसाइटी करे या उनका परिवार करे, इसको वो कमर्शियल पर्पज के लिए किसी को बेच नहीं सकते। ये अगर मेलाराम जी की जो विल वो परिवार कहता है कि ये उनकी ओरिजिनल विल है, जिसको परिवार क्लेम कर रहा है। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जब शुरू में ही दरखास्त दी गई थी, इस विल की ऑथेंटिसिटी की जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी। आजकल साइंटिफिक बहुत से तरीके आ गए हैं जिससे ये पता चल जाता है कि जो शाही ऊपर यूज की गई है वही नीचे यूज की गई है, क्योंकि कुछ लाइनें हमें डाउट है कि इसमें से बाद में ऐड की गई हैं जिसमें रविंद्रनाथ जी को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो वो हमें अलग लग रही है, डिफरेंस लग रही है। वो जिस स्पेस पर है वहां पर नहीं होनी चाहिए थी, तो उसकी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए थी। पर हमने तो ये मान लिया, 1 मिनट के लिए हम लोगों ने मान लिया कि ये विल जो है ये आप ही की है। तो उस विल में 2 पॉइंट हैं, बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है, वो ये कहते हैं कि मैंने 13,000 रुपये की जमीन खरीदी है। मेलाराम वर्क जी कह रहे हैं कि मैंने 13,000 रुपये की जमीन खरीदी है जो ग्रेजुअली मेरी वाइफ को पे किया जाएगा। तो जब 13,000 रुपये उन्होंने जो लगा रखा है इस प्रॉपर्टी को खरीदने पर, उसको वो अपनी विल में खुद कह रहे हैं कि वो ग्रेजुअली मेरी वाइफ को पे किया जाएगा। तो जब वो वाइफ को पे कर दिया गया तो आपकी स्वामित्व कहाँ से रह गया? आप इस प्रॉपर्टी के मालिक कैसे रह गए? और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये केवल आर्य समाज के लिए इस्तेमाल होगी। तो आर्य समाज के अलावा किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप यहाँ आर्य समाज का कोई संस्थान बनाओ, आप यहाँ आर्य समाज का कोई मंदिर बनाओ, आप यहाँ आर्य समाज की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का कोई संस्थान बनाओ, स्कूल बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, वो समझ में आती है। वो कौन बनाएगा, वो उनके बच्चे बनाएंगे या उसको आर्य समाज बनाएगा, ये सब जुडिश मामला है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि हु इज द ऑनर। लेकिन ये क्लियर है इसी बिल के हिसाब से कि आप इसे आर्य समाज के अलावा किसी कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी भूमिका संदिग्ध है। मैं बड़े क्लियर शब्दों में ये आरोप लगा रहा हूँ बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासन की भूमिका इसमें संदिग्ध है। वो कैसे संदिग्ध है कि जब स्कूल को बंद करने की साजिश रची गई तो उस समय जो टीचर्स थे, जो स्टाफ था, उन्होंने एक एप्लीकेशन डीओ को मार्क की और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो उस समय थे उनकी रिपोर्ट भी यहाँ संलग्न है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर को लिखा कि स्कूल को गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से बंद किया जा रहा है, इसमें कार्रवाई की उन्होंने लिखा। वो उस एप्लीकेशन के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको जो है ठंडे बस्ते में उठा के फेंक दिया गया। क्यों नहीं हुई? आप ही का ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपको रिकमेंड कर रहा है कि ये गलत तरीके से बंद की जा रही है और गैर कानूनी तरीके से ये काम हो रहा है और आप उसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं करते। ये बड़ी हैरानी की बात है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ अधिकारी जो उस समय थे वो भी कहीं ना कहीं इंक्लाइंड थे, या तो उनके पास हिस्सापत्ति पहुंचा है और यहाँ जो है कोई और मसला था, कोई उनको पर दबाव था, कोई पॉलिटिकल दबाव था, मैं नहीं जानता क्या था, लेकिन अधिकारियों ने अपने ही अधिकारी की रिपोर्ट को दबा दिया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरी बात, अगर इस जमीन की, आप लोग सारे शहर में जानते हैं, इस जमीन की जो वैल्यू है लगाई जाए, अगर नॉर्मल वैल्यू लगाएं तो यहाँ 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपया पर गज है, और अगर कमर्शियल वैल्यू लगाएं तो कम से कम 4 लाख रुपया। अगर यहाँ दुकानें काटी जाए, कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया जाए तो यहाँ कम से कम 4 लाख रुपया गज की ये जमीन है। 1 एकड़ से ऊपर ये जगह है। ये 200 करोड़ रुपए की जायदाद है। 200 करोड़ की जायदाद को आप कितने में रजिस्ट्री कर रहे हो, बेच रहे हो? 2 करोड़ 40 लाख रुपए में। बड़ी हैरानी की बात है, किसी अधिकारी ने चेक करने की हिम्मत नहीं दिखाई कि 200 करोड़ की जमीन को और लिखा हुआ है डीआरओ तक को, सबको, कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के हाथ से मार्क हुई हुई एप्लीकेशन, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं कि 200 करोड़ की जमीन को 2.4 करोड़ में कैसे बेच रहे हो। ये कह रहे हैं हमने 2.4 करोड़ में बेची है, 2 करोड़ 40 लाख में बेची है। मैं
इस शहर का नागरिक होने के नाते मैं आपको 5 करोड़ की ऑफर देता हूँ, कोर्ट जो फैसला करेगा करता रहेगा। मैं 5 करोड़ की इस जमीन को सामाजिक संस्थाओं के लिए खरीदता हूँ। हम सारी सामाजिक संस्थाएं मिलकर आपको 5 करोड़ देने को तैयार हैं। आप इसके स्वामी हैं या नहीं हैं, हम आपको 5 करोड़ देने को तैयार हैं। आप 5 करोड़ लीजिए और साइड पे हो जाइए, लिख दीजिए कि ठीक है हम ये जमीन सारी सामाजिक संस्थाओं को दान करते हैं, हम लोगों से दान इकट्ठा करके आपको दे देंगे। तो ये कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि 200 करोड़ की जमीन को सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। इतनी बड़ी जो रजिस्ट्री कर दी कि 200 करोड़ की जमीन की 2 करोड़ 40 लाख के अंदर उसका रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है, उसका भी रेवेन्यू प्रॉपर नहीं भरा गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही, किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी मार्क नहीं हो रही, जबकि इसमें FIR लॉन्च होनी चाहिए। इसके अलावा मित्रों जो पॉइंट हमने इसमें लिया कि इसकी जो दोबारा इंक्वायरी है वो ADC करनाल ने की। ADC करनाल की रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है। ADC करनाल ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि इस सोसाइटी के जमीन की सेल में और सोसाइटी के संचालन में अनियमितताएं हुई हैं। जो हमारे पिछले ADC थे योगेश जी, उनकी ये जांच रिपोर्ट है जिसके अंदर वो क्लियर लिखते हैं कि इसके संचालन में और इसकी सेल के अंदर जो है वो अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये आज हम एक पत्र जो है जिसपे अभी सभी जो आर्य समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं उनके सिग्नेचर होंगे आर्य केंद्रीय सभा की ओर से, पहले भी हमने मुख्यमंत्री जी को दिया था, लेकिन आज ये मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और DGP हरियाणा पुलिस को हम ये लेटर भेज रहे हैं जिसमें हम डिमांड कर रहे हैं। कानून ये कहता है कि जो भी ऑफेंस 2 कैटेगरी में आते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, एक कैटेगरी है जिसके अंदर जो है आप सीधे जांच कर सकते हैं, जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर आपके लिए जो है FIR लॉन्च करके जांच करना अनिवार्य है कानूनी दृष्टि से। जो हमने एलिगेशन लगाए हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं जिसके अंदर आपके लिए कानूनी बाध्यता है कि आप पहले FIR लॉन्च करें, उसके बाद जो है आप उसकी जांच करें, और अगर हमारी बातें झूठी हैं तो आप हमारे खिलाफ 182 करें। ठीक है, तो जब हम आपको एक दरखास्त दे रहे हैं और वो आपकी ऑफेंस जो है आपको आप कानूनी रूप से बाध्य हैं कि आप उसमें पहले FIR लॉन्च करें और उसके बाद कार्रवाई करें, तो हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, प्रशासन से, गृह मंत्री से, SP करनाल से और DGP हरियाणा से इस मामले में प्रॉपर FIR की जाए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाए, उनकी साइंटिफिक जांच हो, उसकी शाही का समय भी आजकल जो है पता लग जाता है कि ये शाही जो है जिस समय की दिखाई जा रही है उसी समय की ये लिखी हुई है या आज की नई जो है ये कोई भी लिखी हुई है। हर चीज़ की साइंटिफिक जांच उपलब्ध है हमारे पास। तो ये सारी जांच करके इसमें जो भी सरकार को, प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है, और आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग आज सारे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी आज आर्य समाज को एज एन एडवोकेट कह लो या शुरू से मेरा जुड़ाव भी रहा है, उस नाते मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आर्य समाज की ये जगह है, ये जगह आर्य समाज के लिए, काम के लिए है। और आर्य समाज बाकी तो ये बताएंगे कि आर्य समाज इसमें पूरा स्टैंड ले, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, ये समाज की भी बात है और आर्य समाज की बात तो है ही, लेकिन ओवरऑल समाज की बात भी है कि अगर कोई भी लैंड माफिया इस प्रकार से आए और इस प्रकार से घोटाला करके करोड़ों रुपए की जो जमीन है, जो सामाजिक कार्यों के लिए थी, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जगह रखी गई थी, उसका इस प्रकार से बेजा इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट मेरा है कि इस समय जो एक काम और चल रहा है, यहाँ दुकानदार साथी भी कुछ ना कुछ बैठे हुए हैं कि दुकानदारों को वहाँ से जबरदस्त निकालने के लिए उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। पिछले दिनों भी एक दुकानदार की दुकान पर जाकर जो है धमकियाँ दी गई, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कंप्लेंट भी कर रखी है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज आपके माध्यम से करनाल के समाज की ओर से जो भी माफिया इसमें इन्वॉल्व है उनको बिल्कुल क्लियर चेतावनी देना चाहते हैं कि आज के बाद अगर किसी दुकानदार को धमकी दी गई या किसी दुकान के अंदर घुसकर जो है कोई किया गया, तो करनाल का समाज चुप नहीं बैठेगा। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए, ऐसे माफिया लोगों को जेल के अंदर करने के लिए हम लोग सारे जो है संगठित होकर जो है इसमें काम करेंगे। ये आज का हमारा है सारा, जिसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप लेना चाहें आपको। 200 करोड़ की रजिस्ट्री किसके नाम हुई है, क्या कब हुई करिए? 200 करोड़ की नहीं हुई रजिस्ट्री, 2 करोड़ 40 लाख की हुई है, जबकि जमीन 200 करोड़ की। इसके नाम किसके नाम हुई है, कब हुई थी? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, मैं बताता हूँ। 3 लोगों के खिलाफ, तीन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, 3 जन के खिलाफ। हाँ, हरीश जी थोड़ा आप बताएंगे, आपको जानकारी इसके बारे में। एक तो मिस्टर राजेश सेठी हैं, जो कॉलोनी वगैरह हमारी जानकारी में कॉलोनाइजर हैं। उनका काम यही है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है विनय गोयल और एक सुशील जैन। ये 3 लोगों ने जो है इसमें ये रजिस्ट्री इनके फेवर में दी है। रजिस्ट्री की डेट जो है वो हम आपको रजिस्ट्री की कॉपी ही प्रोवाइड करा देंगे।
ऐसा होता है जी, जब कोई गड़बड़ होगी, जब कोई घोटाला होगा तभी आवाज उठेगी ना। जब तक ये स्कूल चल रहा था आवाज उठाने की जरूरत नहीं आती। जब कोई घोटाला होगा, जब किसी समाज की जमीन के ऊपर कब्जा करने का प्रयास होगा, तभी आवाज उठाई जाएगी। आज इस आवाज की जरूरत है, इसलिए आज ये आवाज उठाएंगे। इसके बारे में जो राजेंद्र भाई कह रहा है, इसके बारे में इससे पूर्व भी केस भी चल रहा है, कोर्ट के अंदर सब कुछ चल रहा है। आज की थोड़ी जिस दिन से हुआ था पहले से इसमें चल रही है, चल रही है, कंप्लेंट ऑलरेडी। उस समय में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उस समय जबरदस्ती के अलावा जो है वहाँ पर आर्य समाज की कोई बात उस समय नहीं थी। वहाँ पर आर्य समाज का स्कूल, आर्य समाज का स्कूल होना ही आर्य समाज की बात है।